मैंने 150 किलोमीटर एक दिन का भी किया है, 120, 110। लद्दाख में तो मुझे एक बार फील हो गया था कि तुम जाएगा ही नहीं, वापस भी मरेगा। जो इतने दिनों की थकान है, पेड़ पौधों से प्यार करते हैं, नेचर से प्यार करते हैं, लेंगे आपको घुमा के लेंगे। ये देखो दोस्तों, मौसम दिखाता हूँ आपको। वो सभी भाई लगते हैं कि हाँ भाई बढ़िया है, अपने बंदे मिल गए। राम राम भी सारे हैं। तो आज फिर आ चुके हैं हम एक और वीडियो में। और जैसे कि मैंने आपकी लास्ट वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स देखा, तो मैंने सोचा एक और वीडियो बनाई जाए। तो आज मेरे साथ हमारे बड़े भाई साहब हैं। इन्होंने अकेले साइकिल पर पूरी भारत यात्रा की है। तो इनसे पूछते हैं क्या है इनका एक्सपीरियंस और क्या रहा इनका पास्ट का एक्सपीरियंस जो भी इन्होंने गेन किया अपनी पूरी जर्नी में। तो आइए चलते हैं भाई के पास। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम, सबसे पहले तो सभी को राम राम सलाम नमस्ते, और आपका धन्यवाद, आप लोग आए ताकि मेरा भी लोगों को पता चले आगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा नाम बलविंदर सिंह लेल, साइकिल वाला 007 के नाम से मेरा चैनल है। और मैंने ये जो यात्रा की है, ये मतलब इंडिविजुअली ऐसे नहीं की कि एक एडवर्टाइज मतलब जैसे कि चैनल के लिए नहीं की, ना ही अपने एडवेंचर के लिए की। ये मैंने एक स्लोगन लेके की है कि लोगों के बीच में गया हूँ, स्कूलों में, कॉलेजों में, कि पर्यावरण संरक्षण जन चेतना अभियान मेरा एक अभियान था पूरा इंडिया का, कि लोगों के पास जाएँ, स्टूडेंट्स के पास जाएँ, आर्मी कैंप्स वगैरह में, जहाँ पे भी मेरे को जैसे लोग मिलते थे, तो मैं उनको अवेयरनेस का काम करता था कि आप अपनी ज़िंदगी में एक पुण्य का काम करके जाओ, कम से कम पेड़ लगाओ। तो वो पेड़ लगाने वाले स्लोगन को मैंने लेके पूरे इंडिया की यात्रा की। और इस यात्रा के दौरान मैंने 11,500 किलोमीटर टोटल सफ़र किया है। और मैं हरियाणा से चला, हरियाणा से कश्मीर ले लद्दाख पार करके पूरे भारत के लगभग 19 राज्यों और 5 यूनियन टेरेटरी से होकर गुजरा हूँ। और ये मैंने 105-6 दिन में मैंने यात्रा कंप्लीट किया है। और जहाँ जहाँ जैसे कारगिल कॉलेज का आपको देखने को मिलेगा, चैनल में देखोगे, कारगिल कॉलेज में मैंने लेक्चर वगैरह किए हैं उस दिन एनवायरनमेंट डे पे। और लेह लद्दाख में जहाँ पे भी मतलब मेरे को लोग मिलते थे, ये वांगड़ू सर का स्कूल है उधर, वो जो 3 डेट में है, उनका भी मैं स्कूल उधर भी गया हूँ। जैसे शुरू में मेरी थी कि मैं कश्मीर नहीं जाना, क्योंकि मुझे डर था थोड़ा सा कि कश्मीर में यार पता नहीं कैसा माहौल होगा। लेकिन वहाँ जाके पता चला वहाँ तो माहौल ही कुछ और था, कि बड़े अच्छे लोग थे, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया मुझे, रहने के लिए जगह भी दी उन्होंने, और बहुत अच्छी मतलब उन्होंने मेहमानबाजी की। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया, क्योंकि जब आप मीडिया से या कहीं से सुनते हो कुछ और मिलता है सुनने को, लेकिन जब एक्चुअली में आप कहीं जाते हो तो असल में तब पता चलता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं। तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि जैसे आप कोई भी बात सुन के ऐसे ही बिलीव मत करें किसी पे। और अपना मतलब देश मैंने पूरा भ्रमण किया, तो मुझे मतलब अपने देश के बारे में कुछ पता चला है, क्योंकि मैंने इतना भी नहीं किया। क्योंकि अब मान के चलो कि मेरे हिसाब से तो एक लेखक ने, किसी शायर ने कहा है कि अगर इंडिया को अच्छी तरह देखना है तो पूरी ज़िंदगी भी कम है। तो उसकी बात कहीं ना कहीं सच लगी मुझे। मतलब 3.5-4 महीने में घर से बाहर रहा, लेकिन मुझे इंडिया के बारे में कुछ ही पता चला है, पूरी रूप से नहीं, क्योंकि बहुत विशाल है इंडिया, अलग अलग संस्कृतियाँ हैं यहाँ पे, यहाँ बहुत अच्छे लोग ज़्यादा हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि आप जब घर से बाहर जाते हो तो दोनों तरह के लोग मिलते हैं, बुरे भी अच्छे भी। तो मेन मेरा जो मोटो था वो पर्यावरण को लेके था। और आगे मैं अभी पूरा इंडिया लगभग हो चुका है। ये जो है अपना नॉर्थ ईस्ट छोटे छोटे राज्य हैं 7 सिस्टर की तरफ, उधर से मैं बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, चाइना के रास्ते यूरोप की आगे की मेरी तैयारी है कि इंडिया टू यूरोप था। तो मेरा इसी के अंदर ही काउंट, लेकिन वो कुछ मणिपुर के अंदर हालात ठीक नहीं थे, उस वजह से मैंने इसको एक बार स्किप कर दिया। तो मैं आगे अभी नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। और दोबारा से यही मेरा स्लोगन रहेगा कि पर्यावरण को बचाओ। कम से कम हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में हर साल 2 पेड़ लगाने चाहिए। क्योंकि सबसे मेन बात अब मैं बताने जा रहा हूँ, अभी तक तो मैंने थोड़ा इंट्रो दिया कि मेन सबसे बात ये है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हमें रियलाइज़ नहीं है अभी तक कि हमारी ज़िंदा रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। हमें रोटी के बारे में पता है, कपड़ा, मकान, जो भी, रोटी और पानी के अलावा बाकी सब चीज़ें बेकार हैं। तो मतलब रोटी, पानी और हवा। रोटी पानी के बारे में तो हर बंदा सोचता है रोटी, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है हवा। हवा के बारे में एक इंसान ना पूरा पैदा होकर मर जाता है, लेकिन हवा के बारे में एक दिन 1 मिनट भी विचार नहीं करता। और उसे इन चीज़ों का पता नहीं है कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं हम आज। जो इस रेवोल्यूशन का ज़माना है, चलो रेवोल्यूशन क्रांति तो होती रहती है, हर वक्त चेंज होता है ज़माना, लेकिन एक हवा एक ऐसी चीज़ है जिसको रीजनरेट एकदम से नहीं किया जा सकता, रिबिल्ड नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। मतलब साल में नहीं, 10 साल में नहीं, सैकड़ों साल, पीढ़ियाँ लग जाती हैं इस वातावरण को बनने के लिए। अगर इसी तरह से अभी चलो कुछ लोग सोचते हैं, काफ़ी ऐसी बात भी नहीं है कि कोई सोचता नहीं है, बिल्कुल भी सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं अभी भी वातावरण के बारे में। और मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप भी अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक दिन निकाल लिया करो, क्योंकि वातावरण के लिए, पेड़ पौधों के लिए, ये पेड़ पौधे ही सबसे बड़ी संपत्ति है हमारे लिए। और ये एक ऐसी एफडी है, जैसे कि हम बैंक में पैसे जमा करवा देते हैं, एफडी करवा देते हैं, तो एफडी वो कई बार काम नहीं आती हमें, वो इतनी जरूरी नहीं है। ये एफडी होगी सही अगर आप अपने बच्चों और उनके बच्चों के लिए करवाना चाहो, तो आप पेड़ लगाओ,
पेड़ लगाओ, एक तो आपको संतुष्टि मिलेगी कि किसी को जीवन दान देना। कई बार पेड़ लगा देते हैं लेकिन उसके बाद उसको संभाल नहीं करते, वो मर जाता है बेचारा। 2 पेड़ लगाओ आप, क्योंकि एक तो अकेला ही होता है, 2 पेड़ लगाओ, अपने बर्थडे पे लगाओ, कम से कम ये दिन निकाल लो कि मेरा बर्थडे है, मैं मेरे बर्थडे पे मैंने पेड़ लगाने हैं। अगर हर बंदा ये बात सोच ले तो मैं ये मतलब यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब वो बिल्कुल जिस तरह से लोग कहते हैं ना पुराना जमाना बहुत अच्छा था, तो इसी तरह से अनुभव होगा। क्योंकि मेन बात ये होती है कि जैसे हम खुश नहीं हैं आजकल, हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन वो एक फीलिंग नहीं अंदर आती जो जिस तरह से जो पुराने लोग खुश रहते थे, संतुष्टि नहीं है हमारे अंदर। वो इन चीज़ों से इफेक्टिव होती है कि जैसे आप किस तरह की हवा में आप सांस ले रहे हो, किस तरह के माहौल के अंदर रह रहे हो, तो वो चीज़ें आपको इफेक्ट करती हैं, वो जो आपको खुश भी करती हैं, आपको दुखी भी करती हैं। तो मेरा ये यकीन है मुझे, क्योंकि मैं जिस तरह से जंगलों से जिन एरिया से गुजरा हूँ वो एरिया भी प्रभाव डालता है कि जिस एरिया के अंदर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं। मैं एक जगह इधर जंगल से गुजरा था, हुबली से गोवा, पूरा डार्क फॉरेस्ट है। तो एक तरफ तो मुझे डर था कि कोई जानवर ना आए कुछ, क्योंकि वहाँ सभी कुछ था, शेर था, चीता था, हाथी, भालू, सभी तरह के खतरनाक जानवर थे। एक तरफ तो मुझे डर था, लेकिन एक तरफ एक अजीब सी एनर्जी थी वहाँ पे कि वो हवा का लगाव या वहाँ का पानी या वहाँ का माहौल इतना अच्छा था कि मुझे एक नई एनर्जी का मतलब एहसास हुआ। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप पेड़ पौधे इस वातावरण को मेंटेन रखोगे तो ये वातावरण भी आपको मेंटेन रखेगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों को मेंटेन रखेगा, अच्छे से रखेगा। तो मेरा बार बार यही प्रयास होता है कि जब भी मैं आगे जाऊँगा तब भी मैं अपना इंडिया का झंडा, जिस तरह से अब पूरा मैंने भारत का भ्रमण किया है, इसी तरह से मैं अभी यूरोप तक जाऊँगा और इस तरह से अपने इंडिया के झंडे को, अपने मान है जो सम्मान है हमारा, उसको ऊंचा करते हुए हम आगे भी जाएंगे और आगे भी लोगों को यही मैसेज लेके जाएंगे कि पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। तो बातें तो बहुत हैं कहने के लिए, लेकिन इस मैं सारी बातें तो बता भी नहीं सकते। पूछना चाहूंगा कि अगर आपके साथ कोई और भी था, आप अकेले थे? हाँ, मैं अकेला ही था सर, क्योंकि ऐसा है ना कि फ्री का जो किसी को अपने जाते हैं ना, जैसे फ्री के काम के लिए कोई नहीं करता है, अपना टाइम कोई नहीं बर्बाद करता। ये तो मेरे दिमाग में जैसे कोविड के अंदर हुआ था ना हमारे साथ घटना, कि लोगों के पास पैसे भी थे, गाड़ियाँ भी थी, लेकिन सांस नहीं थे उस टाइम। तो उस चीज़ से मुझे कहीं ना कहीं कुछ सीख मिली थी कि यार हम अगर सच में ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी मानव जाति के लिए, तो ये सबसे बढ़िया प्रयास रहेगा। और वाकई में मुझे लगा भी कि ये बहुत बढ़िया प्रयास था मेरा, और इससे मुझे एक नई एनर्जी मिली है। जिस तरह से लोग कहते हैं कि 3-4 महीने खराब किए, लेकिन वो खराब नहीं, मुझे पता है कि मुझे एक ज़िंदगी के अंदर क्या एक्सपीरियंस मिला है। मेरी लाइफ थोड़ी बड़ी होगी, घटी नहीं है, क्योंकि इस चीज़ से मुझे बड़ी संतुष्टि मिली। तो सर आपने एक सेवन सिस्टर का भी आपने जिक्र किया था, हाँ। तो आपने उसका ही शायद भ्रमण किया होगा, तो आप उसका भी थोड़ा एक्सपीरियंस दिए और बताइए सेवन सिस्टर क्या है अपने इंडिया के अंदर। नहीं, सेवन सिस्टर भी मैं गया नहीं हूँ साइकिल पे। सेवन सिस्टर मैंने इसलिए छोड़ा था, सेवन सिस्टर के अंदर ये है, ये सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जो 7 छोटे छोटे स्टेट हैं। और पुराने मतलब टाइम में कहते हैं कि राजा की 7 बेटियां थी, वो उनको उनका जो राज्य उन्होंने दिया था उनको, कि एक एक स्टेट दे दिया या एरिया दे दिया उनको बांट के, पूरा राजा था कोई, तो इसलिए उनको सेवन सिस्टर बोलते हैं। हिल एरिया है सारा। तो मैं इसलिए नहीं गया था क्योंकि वहाँ पे ना मणिपुर में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही थी उस टाइम, तो इसलिए मैं छोड़ दिया था। और वहाँ से ही, मणिपुर से ही बर्मा का बॉर्डर लगता है बाई रोड। अगर हम इंडिया टू जाते हैं बाहर तो मणिपुर से ही बर्मा का बॉर्डर है। बर्मा के बाद थाईलैंड, मलेशिया, ये पूरा एशिया के बाद यूरोप जुड़ा हुआ है। तो आगे मेरे फ्यूचर में प्लानिंग है, और मैं आप सभी से, आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा, सभी आपके ऑडियंस से भी, कि मेरे चैनल साइकिल वाला 007 मेरा चैनल है, और मैं इसी तरह पर्यावरण संरक्षण जन चेतना अभियान के नारे को लेके पूरे यूरोप तक जाऊँ। तो आप लोगों से अपील है कि मेरा साथ दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और मुझे किसी तरह से भी आप सपोर्ट करना चाहें तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने सुना इनका एक्सपीरियंस, और मैं चैनल का लिंक नीचे दे दूंगा। और मैं सर से पूछना चाहूंगा, सर आपने क्या क्या सेफ्टी मेजर्स और आपने अपने साथ क्या क्या लिए जो आपको अपने सफर में और बेहतर करने के लिए आपको जरूरी लगे? मैंने अपने साथ 40 किलो के करीब मेरा सामान था। उसके अंदर कैंपिंग टेंट था मेरा, और ये जो गैजेट होते हैं दूसरे, स्लीपिंग बैग से लेके वो जो बेड टाइप होता है, गद्दा मतलब छोटा, उसके अंदर हवा भर के लोग कैंप के अंदर लगा लेते थे। और ये छोटे गैस स्टोव से लेके थोड़ा बहुत ये सामान होता है जो मैगी वगैरह, थोड़े आलू, थोड़े चावल, इस तरह का सामान थोड़ा थोड़ा लिया था मैंने। जैसे 200-300 ग्राम चावल, 1 किलो आलू, बाकी 10-15 पैकेट जैसे रखता था मैं अपने पास रिजर्व में। खाना तो ऐसे जैसे उत्तर भारत के अंदर तो हमें ना जहाँ मोस्टली गुरुद्वारा या मंदिरों में मिल जाता है, या ढाबे भी हमारे होते हैं नॉर्मल, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तो थोड़ा सा लद्दाख के अंदर मुझे हुआ 600-700 किलोमीटर बर्फ ही बर्फ थी वहाँ पे, तो वहाँ के लिए मैंने ले लिया था। जैसे वहाँ पे ऐसा था कि कई बार ना 100-100 किलोमीटर, 70-80 पे तो आम ही था कि कोई ढाबा ही 70-80 किलोमीटर के बाद मिलता था। तो वहाँ जनसंख्या कुछ है नहीं थी, तो इसलिए मैंने मतलब 8-10 पैकेट में रिजर्व रखता था अपने मैगी वगैरह, आलू वगैरह। तो वो अपने मिथेन का सिलेंडर था छोटा मेरे पास, इतना बड़ा चूल्हा है, तो इस तरह का सामान था मेरे पास 30-40 किलो। और इसी तरह से ज़्यादातर मैं कैंपिंग वगैरह करता था पेट्रोल पंप के ऊपर। जिस तरह से सेफ्टी मेजरमेंट में तो क्या है, हेलमेट होता है हमारे पास, तो सेफ्टी मेजरमेंट में कुछ भी नहीं था। जैसे मेरे साथ एक वो हो गया था इधर लद्दाख में, लद्दाख के अंदर वो कुत्ते थे, गद्दी कुत्ते होते हैं वहाँ पे, जिनको भोटिया डॉग्स वगैरह भी कहते हैं, थोड़े से वो शेर की तरह होते हैं, हैवी।
तो वो मेरे पीछे लग गए, क्योंकि वो जानवर वगैरह को खाते थे ना उधर पे, जैसे मर गया जानवर कोई, वहाँ पे उठाने वाला नहीं है कोई, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या ही बहुत कम है, उन पहाड़ों पे पेड़ भी नहीं है, ऑक्सीजन कम है, वहाँ पे तो सिर्फ टूरिस्ट ही मिलेगा आपको, और वो भी बाइक्स वगैरह पे होंगे या गाड़ियों पे होंगे, वो भी कभी कभी मतलब, या कहीं कहीं ट्रक वाले मिल जाते थे। तो सेफ्टी मेजरमेंट में तो मेरे पास यही था, बस एक सेल्फी स्टिक थी, वो जो बड़ी हो जाती थी, उसी ने मेरे को बचाया। एक मेरे पास जो साइकिल के ऊपर लाइट लगी हुई है ना, लाइट के अंदर हॉर्न था, उसने मेरे को बचाया। मैं हॉर्न बजाने लग गया जब मेरे पीछे लगे, और मैंने वो बड़ी कर ली उसको स्टिक को, तो इस तरह से हिलाते हिलाते थोड़ी दूर गया, इतने में आर्मी कैंप आ गया, तो मैंने आर्मी कैंप के अंदर अपना वो किया। सेफ्टी मैनेजमेंट तो हम रख नहीं सकते ना, अगर हम क्या रखेंगे सेफ्टी मैनेजमेंट, वजन तो चलो हो अलाउ भी नहीं करेगा ना हमें कोई, अगर हम कोई कुछ भी नहीं रख सकते सेफ्टी में, बताओ क्या रखें इस तरह। हाँ बस, हाँ मतलब कोई फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह, हाँ ये चीज़ें तो होती हैं हमारे साथ, ये तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। तो जैसे मतलब अपना सेफ्टी के लिए कोई गन नहीं रख सकते, कुछ भी नहीं रख सकते ऐसा तो। तो इस तरह से कई, जैसे जंगलों के रास्ते से गुजरा, कई बार लोग भी मिल जाते थे ऐसे, कमेंट करते थे जो ऐसे मतलब बिना बात, तो वो तो होता ही रहता है, वो तो कोई बड़ी बातें नहीं है, तो छोटी छोटी बातें, क्योंकि वो तो हम अपने गांव में भी होते हैं तब भी एक दो तो मिल ही जाते हैं आपको, तो बाहर में तो सब तरह के मिलते हैं। लेकिन मैं सेफ्टी के लिए मेरा मेन मोटो ये रहता था कि मैं अगर कोई करे साइकिलिंग, असल में तो सोलो करो ही ना, सोलो ट्रैवल मत करो, क्योंकि सोलो ट्रैवल के अंदर बहुत कठिनाई होती है, मैंने मतलब देखा है। लेकिन वो तो चलो एक, जब घर से निकल गए तो वापस नहीं मुड़ सकते, एक्सपीरियंस हुआ आपको आगे, हाँ आगे होता गया। लेकिन सोलो में मत करो साइकिलिंग, क्योंकि और लद्दाख में तो बिल्कुल ही मत करो। लद्दाख में तो मुझे एक बार फील हो गया था कि तुम जाएगा ही नहीं, वापस भी मरेगा तो ऐसा हुआ था। लेकिन आपको मिल जाती है हेल्प, वहाँ पे भी हेल्प मिल जाती है, फौजी बैठे हैं हमारे, और ट्रक ड्राइवर होते हैं जो, ये सबसे आपकी हेल्पफुल बंदे होते हैं, जिस तरह से भी मुमकिन मदद करते हैं ये बहुत। तो इस तरह से मैं करता था कि एक तो मैं अंधेरा होने से पहले अपनी कैंपिंग कर लेता था, मोस्ट ऑफ माई ट्रैवल मतलब मैंने ऐसे ही किया। और दूसरा, मैं जहाँ कैंपिंग करता था वो पेट्रोल पंप के ऊपर ही करता था, क्योंकि पेट्रोल पंप पे कैमरा वगैरह लगे होते हैं, तो आपको इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होती, वहाँ पे आपको चाय पानी का भी मिल जाती है सुविधा। और मतलब मैंने मोस्टली इंडियन ऑयल का देखा है, इंडियन ऑयल के जितने पंप थे बहुत अच्छा स्टाफ मिला मुझे, जितने मतलब किसी ने मेरे को मना नहीं किया कैंपिंग के लिए, तो कैंपिंग करवा लेते थे मेरे को, ये उसकी कैमरे की वजह से सेफ्टी रहती थी। और रात को, जैसे मैंने रात को मतलब, मैं किसी को ये सलाह नहीं दूंगा कि आप लेट तक आप अपना ना, अगर कोई साइकिलिंग करता है या बाइक पे करता है या कोई भी किसी तरह से ट्रैवल करता है, तो आपको उस एरिया के बारे में पता होना चाहिए, तो कि किस तरह का एरिया है। गूगल पे सर्च मार लो, लोकल बंदों से पूछ लो, 1 2 3 4 बंदों से, और उसके बाद आप अंधेरा होने से पहले ही अपना कोई ना कुछ खाना ढूंढ लो। तो ये मेरा मेन उसूल था, और इसी तरह से मैं मतलब सारा। तो सर आप एक दिन में कितना ट्रैवल कर लेते थे, और आप जब धारसूल से निकले तो आपने कितना ट्रैवल किया, कहाँ रुके आप, कहाँ से पहले कहाँ ट्रैवल किया, उसके बाद कहाँ गए आप, और कहाँ से घूम के आप अब आपकी जर्नी पूरी हुई सर, थोड़ा बताइए इसके बारे में। अब मैं धारसूल से निकला था, मेरे को ना धारसूल से निकलते निकलते यहाँ से मुझे हरी झंडी वगैरह दिखाई दोस्त मित्रों ने, सरपंच ने। तो मैं पहले दिन भवानीगढ़ मैंने कैंपिंग की थी, पेट्रोल पंप के ऊपर, वहाँ पे भी इंडियन ऑयल का पंप था, उस पर मैंने कैंपिंग की। उसके बाद मैं दूसरे दिन मैं चला गया फतेहगढ़ साहिब, उसके बाद अनंतपुर साहिब, अनंतपुर साहिब से पठानकोट, पठानकोट से जम्मू, जम्मू से इस तरह उधमपुर, श्रीनगर के बाद मैं गया, एक जो रास्ता आता है वो मैं भूल जाता हूँ, वहीं से बर्फ स्टार्ट होती है, वो सबसे डेंजर एरिया है पाकिस्तान के बॉर्डर का एरिया, पुंछ साइड का, वहाँ से जाता है रास्ता, अमरनाथ को जाता है, वहाँ गया। उसके बाद मैं कारगिल में एक दिन रुक के, मैं कारगिल के बाद मुझे लगभग 8 या 10 दिन लग गए लेह तक पहुँचने में, और उसके बाद मेरे को 7-8 दिन मेरे को लग गए मनाली तक पहुँचने में। तो कहने का मतलब मेरा टारगेट ये था कि हर दिन के मेरे 100 काउंट हों, क्योंकि पहाड़ों में तो मेरे 60, 70, 50 इतने किलोमीटर होते थे, क्योंकि ऊपर साइकिल को खींच के चढ़ाना पड़ता था, फिर ऊपर से चढ़ के फिर ढलान आ जाती थी, इस तरह से मतलब 60 किलोमीटर मैक्सिमम होते थे। लेकिन मैंने जो एवरेज निकाली, मेरा बाकी का जो प्लेन में था, मैंने 150 किलोमीटर एक दिन का भी किया है, 120, 120 तो ये तो आम ही था मेरा रूटीन, कि मुझे ये था कि मैं ना कि 100 किलोमीटर की एवरेज होनी चाहिए मेरी। तो इस तरह से मैं 100 किलोमीटर का टारगेट लेके चला था, और मैं 120, एक दिन तो मैंने रात के 3 बजे तक किया, और उस दिन मैंने किया 270 किलोमीटर काउंट सुबह से चल के, और रात के 3 बजे भी मुझे पुलिस वाले मिल गए, उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को होटल दिलवा दिया कि आप, मैं क्योंकि मेरा ये होता था कि जहाँ होटल लेना हो तो मेरा 500 का बजट होता था, 500 वाला होटल कमरा मिल गया तो रहेंगे, नहीं तो अपनी कैंपिंग करेंगे। उस दिन ऐसा हुआ कि थोड़ा मौसम बारिश का था, और पता नहीं दिन था कोई, शायद उस दिन ना कुछ ये जो बंद थे लगभग ढाबे वगैरह कुछ था कोई ऐसा, तो वो मुझे मिल नहीं पाया। तो वो रोड था मुंबई में से, मैं इधर आया था मुंबई से गुजरात को जो रोड आता है नीचे वेस्ट कोस्ट के ऊपर, ये तमिलनाडु रोड, तो 100 किलोमीटर का मेरा होता था, और होने को तो 100 से ज़्यादा ही करता था मैं। तो आपने लगभग पूरा एक्सपीरियंस को आपने एंजॉय किया होगा मैं बताऊं, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा
कि अपने जन्मदिन के दिन बल्कि एक केक की जगह अगर आप 2 पेड़ लगा दें तो पर्यावरण को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा इससे। और मैं सर को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, सर ने इतना बड़ा कदम उठाया और सर को आगे भी सपोर्ट करेंगे। आगे जब ये अपनी यात्रा लेके जाएंगे इंडिया से बाहर, तो आप सभी से भी निवेदन है कि सर को फॉलो करो और यूट्यूब पे मैं लिंक दे दूंगा। और राम राम भाई सारे, धन्यवाद।